एक स्टेज ऐसा था कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो माँ ने फिर भी किसी भी तरह से करके मेहनत करके रात में जाग के कपड़ा सीखे उन्होंने पढ़ाया। मैं 3rd ईयर में था तो इवन कि मुझे पता नहीं था बीपीएससी यूपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या होता है। लूसेंट की बुक जो एक आती है जनरल नॉलेज की, वो मैंने फॉलो की थी एज ए इंडेक्स। याद करने का तरीका क्या होता है? टॉपर्स को कैसे ज़्यादा समय तक कैरी करते हैं, तो किस तरीके से पढ़ाएंगे? ये डिपेंड, बिल्कुल रूटीन आप बनाएं तो थोड़ा लिबरल बनाएं, ज़्यादा टफ रूटीन नहीं बनाएं। अगर आप उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कोचिंग की ज़रूरत इसलिए मुझे नहीं पड़ी क्योंकि मैं जब चीज़ें पढ़ता तो मुझे समझ आती थी चीज़ें। तो जो एग्ज़ाम निकालना आप उस पर फोकस कीजिए रादर देन कि आप सब एग्ज़ाम को दीजिए। मैं इसका साया नहीं छोड़ा, बाप का साया तो भगवान छीन लिया, मैं नहीं छोड़ा। मेरे साये से इन लोगों ने बहुत हिम्मत किया, बहुत मेहनत किया, अंधेरे कोठरी में पढ़कर आपने आज ये मुकाम को दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मोहम्मद सदाम हुसैन है। 66th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें सर का रैंक 164 है और सर को प्रोविजन ऑफिसर अलॉट हुआ है। सर ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किए हैं और सर की लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, तो हम सर से जानेंगे कि सर कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे और जो स्ट्रेटेजी इन्होंने किया, सेल्फ स्टडी किया है, कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है, तो कौन कौन सा बुक लिस्ट, कौन कौन सा नोट्स कंटेंट इन्होंने फॉलो किया है। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल सपोर्टिव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सदाम हुसैन सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ब्रीफली अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम जैसे कि आपने कहा मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। मैंने 10th तक की पढ़ाई पटना से की है और 11th 12th और ग्रेजुएशन मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है। 2019 में मैं पास आउट हुआ, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ बीपीएससी की। और ये वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था और इसमें मैंने 164 रैंक के साथ प्रोबेशन ऑफिसर लिया है। सो आपका जो है कि मीडियम क्या था और जो है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था अटेम्प्ट, जैसा कि आपका फर्स्ट ही था? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। जी। एकेडमी का भी कैसे थी? एकेडमी में कैसे आप स्टूडेंट रहे हैं? मैं एकेडमी में अच्छा स्टूडेंट था, 2nd टॉपर था मैं कॉलेज में, तो ये मुझे एक तरह से मोटिवेशन था मेरे लिए। और मैं 10th में स्कूल टॉपर रहा। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th 12th में क्या आपका एकेडमिक रहा? वो वहाँ थोड़ा मेरा डगमगा गया था मामला, लेकिन वहाँ भी मैं ऑन एवरेज ठीक रहा। जी, ओके। सर, आपको बेसिकली मोटिवेशन कहाँ से मिला, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का? आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? मेरे बड़े भाई हैं जो इंडियन ऑयल में हैं, उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि वो हमेशा कहते थे हमेशा ऊपर का सोचो, इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो मतलब कुछ ऊपर का सोचिए और बिल्कुल पाया जा सकता है। अगर मेहनत लगन रहे तो बिल्कुल आदमी वो चीज़ को पा सकता है। तो मेरे बड़े भाई मेरे लिए गॉड फादर हैं। सो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे इंटरव्यू शूट करने से पहले कि आपकी फैमिली में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मतलब रहे हैं, तो उसे आप क्या शेयर करना चाहेंगे? वो क्या था उस समय? बिल्कुल, मेरी फैमिली, क्योंकि जब शुरू में मेरे फादर एक्सपायर कर गए तो उस टाइम कंडीशन सही नहीं थी, तो माँ ने बिल्कुल जज्बे के साथ हम लोगों को सपोर्ट किया और सबको पढ़ाई की तरफ ये किया कि मतलब एक स्टेज ऐसा था कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो माँ ने फिर भी किसी भी तरह से करके मेहनत करके रात में जाग के कपड़ा सीखे उन्होंने पढ़ाया लोगों को, हम सबको पढ़ाया और ये कहा कि बस आपको पढ़ना और सक्सीड करना है। मतलब उनको पता थी पढ़ाई की अहमियत क्या है, ये इस मुकाम को बस पढ़ाई से ही पाया जा सकता और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मेरे लिए वो तो बेस्ट था। तो जब मतलब मनी कंस्टेंट रहा था, जैसे कि पिताजी आपके जब एक्सपायर किए थे तो उस समय की स्थिति कैसी थी और जो है कि वो क्या किसी सर्विस में थे, वो क्या करते थे? मेरे फादर रेलवे में थे, ग्रुप डी में थे, तो क्योंकि ग्रुप डी की सैलरी बहुत कम होती है, तो माँ को जब नौकरी लगी तो उनकी भी सैलरी कम थी, 4000 के आसपास थी, तो उसमें फैमिली को चलाना पॉसिबल नहीं था। तो वो बहुत ही मेहनत की, रात भर जागी। मुझे भी पता है, मैंने वो दौर देखा है कि किस तरह से मेहनत करी वो, मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। मैंने इवन कि बुक स्टॉल पे बुक बेची है, मैंने मेलों में बैलून बेचा है, चाय बेचा है, तो वो सब मेरे लाइफ का एक स्टेज था। जी, मैंने किया है, तो वो मेरी लाइफ का एक बैड स्टेज कह लीजिए, लेकिन अब जब मैं ऑफिसर बन गया हूँ तो उन सब दिनों को भी याद रखूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। बिल्कुल। जो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं उनके गलियारों में से होली पीडीएफ के नाम से जाना जाता है। जब रिजल्ट आता है तो वो कैसा मोमेंट था? क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल आपने देखा है। जब का नाम उसमें आया मोहम्मद सदाम हुसैन, प्रोविजन ऑफिसर में 164 रैंक, तो फीलिंग्स क्या थी और कैसा मोमेंट था आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने मेहनत किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं 164 रैंक ला पाऊँगा। मेहनत तो मैंने खूब किया था, मतलब अपना फुल पोटेंशियल दिया था। मुझे लगा कि 500 के आसपास कुछ रैंक होगी, बस कुछ पोस्ट मिल जाएगा, सही है, लेकिन 164 रैंक इट वाज अनएक्सपेक्टेड।
प्रीलिम्स के तैयारी के जब आपने डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है, तो जो प्राइमरी रिसोर्सेस वगैरह होते हैं, बहुत लोग एनसीईआरटी पे जाते हैं, बहुत लोग कोचिंग की तरफ जाते हैं, बहुत लोग एडवांस बुक खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने मतलब कौन से कंटेंट पे सबसे पहले रिलाई किया था? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मैं थर्ड ईयर में था तो इवन कि मुझे पता नहीं था बीपीएससी यूपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या होता है। मतलब ये चीज़ें पता थी बीपीएससी यूपीएससी कुछ होता है, लेकिन डिटेलिंग में मुझे पता नहीं थी। 2019 में जब पास आउट हुआ मैं, तो उसके बाद मैंने सिलेबस देखा इन चीज़ों का, मतलब एक लगन था कि चलो एक करना है, ये यहाँ तक आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो सक्सीड करना है इसमें, यहाँ से हार के मुझे नहीं जाना है, बस मैं इसमें लगा हूँ तो इसमें लग के इसको सक्सीड करना है। तो पीटी के लिए मैं स्पेसिफिक जो बुक होती है उसको मैंने फॉलो किया, और बस एक दो बुक को ही फॉलो कीजिए आप। सारे कंटेंट मैं वहीं से देखता था, और जो भी उसमें ना रहती थी चीज़ें क्वेश्चन में आती थी मैं बुक में लिख लेता था। तो मुझे पीटी के लिए वो सही लगा करना। जी, तो एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ा था कि नहीं? एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है यूपीएससी के लिए, सॉरी बीपीएससी वगैरह के लिए? क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, अगर मैं अपनी तारीफ ना मतलब एकेडमिक दिनों में आपका बेसिक्स ठीक था मेरा। एनसीईआरटी क्योंकि पढ़ाया जाता है सीबीएसई स्कूल्स में, तो वो चीज़ मेरा थोड़ा ठीक था। और जो मेरे टीचर्स भी थे तो वो भी मोटिवेटेड रहते थे मुझसे, क्योंकि मैं भी मेहनत करता था, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा फ़ायदा किया। तो मुझे उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी एनसीईआरटी, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक। सो एडवांस बुक कौन कौन सा आपने फॉलो किया था प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में? प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मैंने लूसेंट की बुक जो एक आती है जनरल नॉलेज की, वो मैंने फॉलो की थी एज ए इंडेक्स। मतलब उसको एक टाइमलाइन की तरह मैंने कंसीडर किया कि बस ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से ही पूछा जाता है। बिल्कुल उसी हिसाब से पूछा गया बीपीएससी में, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही। ज़्यादा एडवांस भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा लो भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको पता होंगी तो बिल्कुल आप सक्सीड कीजिएगा। और कुछ बुक्स हैं जैसे एक्सपेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा, लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए पढ़ी, और माजिद हुसैन मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ी। बिहार स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, तो उसको कैसे वो मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए? बिल्कुल, बिहार स्पेशल्स के लिए बुक आती है, क्रॉन एक पब्लिकेशन की बुक है, तो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने पढ़ा उसी से, और सारे क्वेश्चंस मेरे वहाँ से बन जाते थे। और जो क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे, सेट में मैं गलत करता था, उन चीज़ों को मैं किताब में ही लिख लेता था, ताकि मुझे प्री में फ़ायदा करे, वो लास्ट में मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। तो मेरे लिए बहुत ईजी लगा मुझे ये करना। सो सर, टाइम टेबल की बात करी जाए कि टाइम टेबल मतलब क्या फॉलो करना होता है, क्या मतलब 18-18 घंटे पढ़ना जरूरी है, या फिर जैसे एस्पिरेंट को ऐसा लगता है जो सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, तो 18-18 घंटे वो पढ़ाई करते हैं, तो इसके पीछे की हार्श रियलिटी क्या है? कितने घंटे पढ़ा जाए तो एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? टू बी वेरी ट्रू, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ रहा है तो हो सकते हैं 1-2 एक्सेप्शन हो, लेकिन वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा मैटर करता है आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मतलब एक दिन में 50 पेज पढ़ लिया, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहा चीज़। तो आप कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए और ज़्यादा याद रखिए, उन चीज़ों को भूलिए नहीं आप। तो मेरा रूटीन कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, जेलर की तरह मेरा कोई रूटीन नहीं था कि सुबह उठना है एकदम और लग जाना है। बस मेरा मन करता था कि मुझे आज कंप्लीट करना है ये चीज़, तो मैं करता था। जिस दिन मन ना करता था मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था। तो मतलब बिल्कुल माइंड को कूल रखना है, प्रेशराइज़ नहीं होना है। थोड़ा बहुत प्रेशर ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेना सही नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। सो सर, जैसे कि आपने बताया कि रिटेन नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे समय तक, यदि हम बैठे रहेंगे तो फिर चीज़ें माइंड में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एक मतलब टेक्निक होता है सबका अपना पढ़ने का, तो वो होता है याद करने का। बेसिकली वो तरीका क्या होता है जो याद मतलब जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, तो कमेंट में लिखे जाते हैं कि हमें याद नहीं होता है, टॉपर्स जाओ उससे बात करो तो ज़रूर पूछो कि याद करने का तरीका क्या होता है, टॉपर्स को कैसे ज़्यादा समय तक कैरी करते हैं, तो किस तरीके से पढ़ाई करते ये डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पे। और जो जनरल चीज़ें ये है, मतलब सबके लिए मैं मानता हूँ कि ये कॉमन है कि आप जो चीज़ सुबह पढ़ें उसको रात को सोते वक्त एक बार अपने आप से आप पूछ लें, अपने आप से ही पूछें। क्या रिवीजन कर लेना? हाँ, रिवीजन कर लेना बिल्कुल। एक बार अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लें कि आपने सुबह से क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। अगर वो आप नहीं बता पाए तो आप तुरंत इंस्टेंट देखिए कि आपने क्या गलती किया, आप अपने से खुद से पूछिए आपने क्या गलती किया, क्या सही किया। वो चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। तो मैं अपने आप से ही बातें किया करता था रात में। मुझे इवन के सपने आते थे क्वेश्चंस के कि मैंने वो गलत कर दिया, वो सही कर दिया। तो मैं सुबह उठ के देखता था कि अरे यार, मैं सपने में कैसे गलत कर रहा हूँ ये सब चीज़। सर, टाइम टेबल बना लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और चस्पा कर देते हैं कि मुझे यहाँ पे इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे ब्रेक खाना खाना है, लंच करना है, डिनर करना है। बना तो लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रूटीन आप बनाएं तो थोड़ा लिबरल बनाएं,
ज़्यादा टफ रूटीन नहीं बनाएं। अगर आप उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैं अपनी रूटीन बनाया जो मैंने खुद से, उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल लिबरल रूटीन बनाएं। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल आप छोड़ दें, क्योंकि आप वो अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप फिर भी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ रिटेन नहीं हो रहा। अब बस फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। फिर जब आप अपने से खुद से पूछेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, तो आप बोलिए कि भाई अब मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, 3 घंटे मैंने बर्बाद कर लिए। तो लिबरल रूटीन बनाइए, बिल्कुल रूटीन फॉलो करना चाहिए। जिनको अच्छा लगता है फॉलो करना, वो बिल्कुल फॉलो करें। बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, तो अपनी स्ट्रेटेजी मतलब यूनिक रखें, आप किसी को फॉलो ना करें। मतलब मैटर ये करता है एट द एंड कि आपको याद है कि नहीं। आप किसी भी तरह से पढ़ें, मैटर ये करता है आपको चीज़ें याद है कि नहीं। बिना रूटीन के भी पढ़ा जा सकता है। ओके सर, फिर से सर प्रीलिम्स होने वाला है 67th बीपीएससी का। सर अभी जो समय बचा हुआ है, आई थिंक 1 महीने के अंदर वो हो जाएगा, तो उसके लिए भी एस्पिरेंट किस टाइप का भी स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है क्रैक हो जाए? जो बेसिक्स बुक्स है उसको आप फॉलो करें, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। न्यू चीज़ नहीं पढ़ें, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत ऐसी चीज़ें होती है, बहुत क्लोज लाके फंसाया जाता है क्वेश्चंस में, तो उन सब चीज़ों को निमोनिक्स बना के आप याद करें कि आप बाइफरकेट कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी जो कहा जाता है, यही कर लें आप। मतलब एग्ज़ाम में जाके आपको ये ना हो कि भाई ये होगा कि ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये आप इधर ही कर लें कि एग्ज़ाम में जाके बस आपको टिक लगाना है कि बस यही होगा। सर कोचिंग वोचिंग की इम्पोर्टेंस कितनी होती है? सर आपने यदि कोचिंग किया है, तो आपने तो कोचिंग कहीं से नहीं किया, आपको ऐसा लगा था कि बिना कोचिंग के पॉसिबल है, इस आपने तो कर ही लिया है, तो बिना कोचिंग के किया जाए तो क्या मतलब पॉसिबल है कि नहीं? देखिए मेरी मेंटालिटी ऐसी है कि मैं क्राउड से अलग रह के पढ़ना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्राउड में माहौल चाहिए, कि वो माहौल उनको नहीं मिले तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसी है, आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को। तो मेरा था कि माइंडसेट एक था कि मुझे बस करना है, मुझे करना है। कोचिंग की ज़रूरत इसलिए मुझे नहीं पड़ी क्योंकि मैं जब चीज़ें पढ़ता था मुझे समझ आती थी चीज़ें। जिनको नहीं समझ आ रही ये चीज़ें, बहुत तरह के माइंड होते हैं, जिनको नहीं आ रही है तो उनके लिए कोचिंग करना सही रहता है कि कोचिंग कर लेते तो एक गाइडलाइन मिल जाता है क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो खुद से कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं चीज़ों को, वो खुद से करें तो बेस्ट रहेगा। ओके सर, मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, और मेंस में 3 ऐसे टिप्स आप बताइए जो कि आप फॉलो करते थे आंसर राइटिंग स्किल को बूस्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मैटर करता है ये कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस क्या पूछे गए। तो मेरा फोकस रहता था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या है और सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं देखता था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो मैं देखता था। उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करता था। मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखा था कोचिंग्स में ही, क्योंकि प्रीलिम्स का तो आप खुद से ही टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट मेंस के लिए आपको, हाँ, एवल्यूशन के लिए, मेंस के लिए आपको चाहिए कि सामने वाला आपको एवल्यूएट करे कि आप क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, ऑफलाइन ऑनलाइन ही। तो मैं लिखता बहुत था। मतलब क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, बाइफरकेट करके एकदम जो चीज़ें पूछी गई वही लिखना है, इधर उधर नहीं घूमना है आपको। दोस्तों घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू सर। आपसे लास्ट सवाल, जो भी सर एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए 2 शब्द और आपका सर मैसेज क्या है कि खुद को मोटिवेट रखें इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में? देखिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए एक माइंडसेट आप बनाइए कि अगर आपको करना है तो करना ही है बस, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखिए। और बहुत ऐसा मैंने बिहार में देखा है कि लोग बहुत सारे एग्ज़ाम पे डिविएट हो जाते हैं। आज कुछ आया, कल कुछ आया, तो सिलेबस सबका एग्ज़ाम का अलग अलग डिमांड होता है। आपको जो एग्ज़ाम निकालना है आप उस पे फोकस कीजिए, रादर देन कि आप सब एग्ज़ाम को दीजिए। सारे एग्ज़ाम दीजिएगा आप तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम्स की। तो आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उस पर फोकस करें, उसका क्वेश्चन देखें, सिलेबस देखें, उसी हिसाब से आप तैयारी करें, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, मोहम्मद सदाम हुसैन सर, कि आपने अपना प्रोसेस समय निकाला। दोस्तों सर की रैंक 164 है और सर का प्रोविजन ऑफिसर पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करना बोले सर। दोस्तों अब हमारे साथ मोहम्मद सदाम हुसैन सर की माता जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनको कैसा प्राउड मोमेंट है, और ये बहुत स्ट्रगल की, जैसे सर ने वीडियो में बताया कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके अपने सारे बच्चों को पढ़ाया है। तो आंटी जी, आपके बेटा ऑफिसर बन गए, बीपीएससी क्रैक किया, कैसा लग रहा है आपको? हमको रिजल्ट निकलने से पहले बहुत भावुक थे कि होगा कि नहीं होगा, बट जब हुआ तो मेरा दिमाग फटने लगा और मैं खुशी से उछल गई। अच्छा, पूरा घर लगता था कि रौनक हो गया, ना तो अंधेरे में छाए हुए थे। हमारे एक नहीं, हमारे 7 लाल हैं, इसमें एक बेटी हमारी शिक्षिका है और सब हमने अपने मेहनत से बनाए हैं। तो आपको लगता था, यकीन था कि मतलब लाइफ में मतलब यकीन था, मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं और 7 मेहनती हैं। मैं इसका साया नहीं छोड़ा, बाप का साया तो भगवान छीन लिया,
मैं नहीं छोड़ा। मेरे साय से इन लोगों ने बहुत हिम्मत किया, बहुत मेहनत किया। अंधेरे कोठरी में पढ़कर आपने आज ये मुकाम को दिखा दिया, माँ के दिल को जीत लिया। तो अब मोहल्ले की औरतें जो आपकी सखी सहेलियां हैं कुछ कहती हैं कि आपका बेटा? हमारे यहाँ 24 घंटा का तांता लगा हुआ है हमारी इज्जत अफजाई में, और हमारी खुशी में हमारे मोहल्ले और परिवार सब साथ हैं, सब आ रहे हैं। लोग कहता है कि उगते सूरज का लोग पूजा करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा सब सहयोगी रहे और मैं भी सबकी सहयोगी रहूँगी। इनके सब बहुत सारा बेटा, इनके सब बेटा, मेरे ऐसा बेटा आपको सुन रहा है, उन लोगों से क्या कहना? उन लोग से यही सराहना देना है कि मेरे जैसी माँ हर को मिले और मेरी जैसी माँ मेहनत करने वाली मिले, ना कि कोने कोने पर बैठ के लोगों का गिला शिकवा करे। बच्चों में टाइम दे। अगर बच्चों में टाइम देता है तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है, और बच्चे का उत्साह बढ़ेगा तो बच्चा जरूर उज्जवल होकर दिखाएगा। एक माँ का क्रेडिट होता है, बल्कि परिवार समाज का नहीं होता। खामोशी सफलता शोर मचाता है। तो आंटी जी हाईली मोटिवेटेड है, क्योंकि अब देख ही सकते हैं कि इनकी आवाज़ में कितनी बुलंदी है। बेटा चूँकि सिलेक्ट हुए, बीपीएससी क्रैक किया इन्होंने, तो आप भी मेहनत करोगे, आप भी अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आपके पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच आंटी।